हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका बहुत स्वागत है। आज आप व्याकरण में अव्यय शब्दों के बारे में जानेंगे। अव्यय शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज बताएंगे। शब्द के दो प्रकार हैं, पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिनमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के प्रयोग से परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो जाए। ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। अब जिसके बारे में आपने अब तक जाना, आपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन चारों के बारे में जाना। इनमें इनके रूप में जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो लिंग, वचन एवं कारक, पुरुष, काल आदि का प्रयोग करने से इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। अब दूसरा शब्द है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम अव्यय भी है। इनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि जो व्याकरणिक कोटियाँ हैं, उनके प्रभाव से इनके स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, ये सब शब्द हैं, इनके रूप में, मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब हम इनकी परिभाषा जान लेते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष या काल के कारण विकार अथवा परिवर्तन नहीं आए, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द को अविकारी शब्द के नाम से भी पुकारते हैं। अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ है अव्यय, यानी जो व्यय न हो। अविकारी शब्द का भी अर्थ है कि जिनमें कोई परिवर्तन या विकार न आए। अतः ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वे सदा अपने मूल रूप में ही रहते हैं। ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके मूल रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, लिंग, वचन और कारक, इन सभी के प्रभाव से इनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब आपको बता दूं कि अविकारी शब्द के कितने भेद हैं। अविकारी शब्द के मूल रूप से 5 भेद हैं। सबसे पहला भेद है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय और अंतिम भेद है निपात। तो हम आज सबसे पहले क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। क्रिया विशेषण की परिभाषा पहले जान लेते हैं। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो अव्यय या अविकारी शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हों, उसे अव्यय या उसे क्रिया विशेषण या अविकारी की कोटि में क्रिया विशेषण उसका नाम है। जैसे कि धीरे, जल्दी, यहाँ, तेज आदि। हिंदी में क्रिया विशेषण का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। सबसे पहला भेद है रूप के आधार पर, रूप या रचना के आधार पर क्रिया विशेषणों का भेद किया गया। दूसरा है अर्थ के आधार पर। क्रिया विशेषण के 2 आधार हैं। क्रिया विशेषण के भेदों के 2 आधार हैं। पहला रूप या रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अब रूप के आधार पर जो भेद है, उसमें पहला है मूल रूप जिनका बदल जाता है। जैसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते हैं, ऐसे शब्दों को मूल क्रिया विशेषण कहते हैं।
जैसे अच्छा, बुरा, कल आदि। दूसरा है यौगिक, जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय को जोड़ के बनते हैं, ऐसे शब्दों को यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे मन से, यहाँ तक आदि। अब तीसरा है इसका भेद संयुक्त। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे आपका है हाथों हाथ, घर घर, हाँ, फिर धीरे धीरे, तेज तेज, जब तब, जहाँ तहाँ आदि शब्द। इसके बाद अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद के बारे में जान लीजिए। अर्थ के आधार पर मूल रूप से 4 भेद हैं, जिनको हम आज पढ़ेंगे। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर जो 4 भेद हैं, इन 4 भेदों के बारे में हम एक एक कर जानेंगे। सबसे पहला भेद आपको बताएं कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है। कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, काल यानी कि समय, काल यानी कि समय, समय से संबंधित जानकारी इसमें होती है। क्रिया के होने के समय की सूचना, क्रिया के होने के समय की सूचना देने वाले क्रिया विशेषण को हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। समय, क्रिया के होने वाले समय की जो सूचना देते हैं उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि आज, कल, परसों, कभी कभी, प्रायः आदि शब्द, इन शब्दों का प्रयोग हम समय की सूचना देने के लिए करते हैं। जैसे पहला है रेखा कभी कभी मेरे घर आती है। इसमें जो शब्द है, आप कभी कभी शब्द जो है वह कालवाचक के अंतर्गत आएगा। कभी कभी, कभी कभी शब्द जो है वह पहला जो भेद है कालवाचक, उसके अंतर्गत आएगा। इसी तरह राम कल दिल्ली जाएगा। कल, कल शब्द जो है वह क्रिया विशेषण के कालवाचक के उसमें भेद में आएगा। उसी प्रकार है अगला उदाहरण, गौरव परसों आएगा। गौरव परसों आएगा। यहाँ पे भी आप देखिए परसों शब्द जो है ये कालवाचक के अंतर्गत आएगा। अगला भेद है सीता अभी आई है। सीता अभी आई है, सीता अभी आई है। तो इन चारों शब्दों को आपने देखा, कभी कभी, कल, परसों और ये है अभी। ये चारों शब्द जो है कालवाचक के अंतर्गत आएंगे। कालवाचक जो है उसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहला समयवाचक, दूसरा अवधिवाचक और चौथा बारंबार जिसका प्रयोग करे उसको कहते हैं। तो सबसे पहला भेद है, उसके अंतर्गत आपको कुछ शब्द बता दूं कौन कौन से आएंगे। समयवाचक जो है, कालवाचक में जो समयवाचक का प्रकार है उसमें तुरंत, अभी, आज, कल, अब, प्रातः, ठीक है, ये सारे शब्द आपके समयवाचक में आएंगे, जो कि कालवाचक का पहला भेद है। तुरंत, अभी, आज, कल, अब और प्रातः, ये सारे शब्द कालवाचक का जो पहला भेद है समयवाचक, उसके अंतर्गत आएगा। दूसरा भेद है अवधिवाचक। दूसरा भेद क्या है? अवधिवाचक। अवधि माने किस समय होता है। इसमें आपको हमेशा शब्द आ सकता है, लगातार, दिन भर, नित्य और आज तक, आजकल, ये सारे शब्द जो है अवधिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। हमेशा, लगातार, दिन भर, नित्य, आजकल आदि। तीसरा भेद है बारंबारता सूचक। बारंबारता सूचक माने जो बार बार शब्द के लिए
प्रयोग बार बार दर्शाने के लिए, कोई काम बार बार हो रहा है इसको दर्शाने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि प्रतिदिन है, कई बार, बहुधा, हर बार। प्रतिदिन, कई बार, बहुधा और हर बार आदि जो शब्द हैं ये बारंबारता दर्शाते हैं। तो सबसे पहला जो भेद है आपका स्थानवाचक कालवाचक के बारे में आपने जाना। कालवाचक में समय या अवधि या बारंबारता से युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं और फिर कालवाचक क्रिया विशेषण उसके अंतर्गत आता है। अब दूसरा भेद आप जानिए। दूसरे भेद का नाम है स्थानवाचक। ठीक है, दूसरा भेद है स्थानवाचक। दूसरे स्थानवाचक से संबंधित के बारे में आपको बता दें कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का के स्थान होने का जो स्थान है उसकी सूचना प्राप्त होती है, उसे स्थान सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान की विशेषता का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण आप जान लीजिए, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। पहला उदाहरण है तुम वहाँ क्या कर रहे हो। इसमें वहाँ शब्द जो है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, स्थान की सूचना दे रहा है वहाँ। ठीक है। दूसरा है तुम्हें यहीं नहीं आना चाहिए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। दूसरा शब्द है यहाँ। दूसरा शब्द क्या है? यहाँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। अगला शब्द है राम अंदर गया है। राम अंदर गया है। राम अंदर गया है। इसमें आप देखिए तीसरा शब्द है अंदर। तो और चौथे उदाहरण को आप देखिए, इस ओर स्मशान घाट है। इस ओर जो शब्द है ये भी स्थान सूचक है। इस ओर ये जो शब्द है ये भी स्थानवाचक है। और उसके बाद अगला है उस ओर। ये भी स्थान सूचक है। तो ये चारों शब्द जो है स्थान की सूचना देते हैं, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भी जो भेद हैं दो प्रकार के, उनके बारे में बता दूं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद हैं। सबसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से दो भेद हैं। पहला स्थिति सूचक है। स्थिति सूचक या स्थितिवाचक जिन शब्द से क्रिया स्थल के कहीं स्थित होने का पता चले उसे स्थिति बोधक या स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थिति सूचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बाहर शब्द है, भीतर शब्द है, यहाँ, वहाँ, साथ, आमने सामने। इसमें अब यहाँ वहाँ है आमने सामने ये शब्द है। ठीक है, आमने सामने। फिर आपका जो है ये शब्द है इनके भीतर, बाहर, भीतर। इन सभी शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। बाहर, भीतर। तो ये सारे शब्दों को हम स्थिति सूचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, फुटबॉल का मैदान यहाँ से दूर है। फुटबॉल का मैदान यहाँ से दूर है। दूसरा है यहाँ से जो दूर है, दूर शब्द जो है वह स्थिति बोधक स्थानवाचक के अंतर्गत आएगा। उसके बाद टपकेश्वर का मंदिर पास ही तो है, पैदल पहुँच जाएंगे।
टपकेश्वर का मंदिर पास ही तो है, पैदल पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पास ही जो शब्द है ये स्थिति सूचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। यहाँ वहाँ कहीं तो कुछ होगा, यहाँ वहाँ कहीं तो कुछ होगा। अब यहाँ वहाँ जो शब्द है ये जो है स्थिति सूचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फिर अगला है कारगिल युद्ध के बाद भारतीय सेना का यशोगान यत्र तत्र सर्वत्र हुआ। कारगिल युद्ध के बाद भारतीय सेना का यशोगान यत्र तत्र सर्वत्र हुआ। यहाँ पे जो शब्द है यत्र तत्र सर्वत्र वो जो है स्थिति सूचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला उदाहरण है मोहन सारे दिन बाहर भीतर करता रहा। मोहन सारे दिन बाहर भीतर करता रहा। यहाँ बाहर भीतर शब्द भी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, स्थिति सूचक कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। अब आपको दूसरे भेद के बारे में बता दूं। दूसरा भेद है दिशा बोधक। इसका जो दूसरा भेद है कालवाचक में दिशा बोधक है, यानी कि दिशा बोधक स्थानवाचक। जिस स्थान क्रिया विशेषण के जिस स्थान क्रिया विशेषण से स्थान के दिशा या ओर का बोध हो उसे दिशा बोधक स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इस ओर विद्यालय है, इस ओर विद्यालय है। फिर सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। तोप का मुंह ऊपर की ओर था, तोप का मुंह ऊपर की ओर था। आवाज़ें चारों ओर से आ रही थीं, आवाज़ें चारों ओर से आ रही थीं। ये सारे इन सारे वाक्यों में सबसे पहले वाक्य में और शब्द का प्रयोग हुआ जो दिशा सूचक है। दूसरा बाईं ओर शब्द का प्रयोग हुआ, ये भी दिशा सूचक है। तीसरा जो है मुंह ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ये भी दिशा सूचक है। और उसके बाद अंतिम वाक्य में है चारों ओर, ये भी दिशा सूचक है। तो इस प्रकार आपने जाना कि दिशा से युक्त जो स्थान का बोध कराए उन सभी शब्दों को दिशा बोधक स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। तो आप इसके स्थानवाचक के दोनों भेदों के बारे में आपने जान लिया। अब आपको इसका तीसरा भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में हम बताएंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में किन किन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति का या विधि का पता चले ऐसे क्रिया विशेषण शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार फिर बताती हूँ कि जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि माने कार्य कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्रिया के होने की रीति या विधि के बारे में पता चले ऐसे शब्दों को, ऐसे क्रिया विशेषण के प्रकार को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस क्रिया विशेषण के प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे तेज, झटपट, अचानक आदि जो शब्द हैं इनको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। तेज, अचानक और झटपट, ये कुछ शब्द हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम कार्य करने की शैली के रूप में प्रयोग करते हैं। तेज शब्द, झटपट शब्द और अचानक शब्द, इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं। तो उसमें यहाँ पे उदाहरण आप जानिए, उदाहरण से आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा।
छात्र अध्यापक की बात ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। छात्र अध्यापक की बात ध्यान पूर्वक छात्र अध्यापक की बात ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अगला उदाहरण आपको दे दूं कि मैंने कंचन को भली भांति समझा दिया। मैंने कंचन को भली भांति समझा दिया। यहाँ पे भली भांति जो शब्द है ये आपका रीतिबोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ये भी कार्य करने की शैली या विधि का ज्ञान कराता है, ये करा रहा है। फिर तीसरा है तुम झटपट वहाँ पहुँचो। तुम झटपट वहाँ पहुँचो। यहाँ झटपट शब्द जो है वो भी रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा। पूनम बहुत धीरे धीरे बात करती है। पूनम बहुत धीरे धीरे बात करती है। तो इन चारों शब्दों को आपने सुना, इनके प्रयोग से युक्त वाक्यों को जाना। इनसे आपको किसी भी कार्य के करने की विधि के बारे में सूचना मिलती है। जैसे कि आपने ध्यानपूर्वक, माने कार्य कैसे कर रहा है, ध्यानपूर्वक। फिर उसके बाद कंचन भली भांति समझा दिया, मैंने भली भांति यानी कि कार्य करने की विधि यानी उसको अच्छी तरह से समझा दिया गया। फिर वह झटपट शब्द है, मतलब कार्य करने की विधि, झट से चले जाओ, झटपट चले जाओ और धीरे धीरे। इन सारे शब्दों से कार्य करने की विधि का पता चलता है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब आपको क्रिया विशेषण का चौथा प्रकार यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के चौथे प्रकार यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानना है। ये क्रिया विशेषण का चौथा प्रकार है। आपको इसकी परिभाषा बताएं। जिन विशेषणों से क्रिया की मात्रा अथवा इनके परिमाण का बोध होता है वहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। माने जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की मात्रा का बोध हो, उसके परिमाण का बोध हो, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि जितना चाहे ले लो। आपका चौथे वाले का उदाहरण है जितना चाहे ले लो। जितना भूख है उतना ही खाओ। जितना भूख है उतना ही खाओ। यहाँ पे जितना उतना, जितना उतना, जितना उतना, ये जो दोनों शब्द हैं कि जितना भूख है उतना ही खाओ, ये भी परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। फिर आपको परिमाणवाचक क्रिया के अंतर्गत इतना क्यों बोलते हो, इतना क्यों बोलते हो, यहाँ पे जो इतना शब्द है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब अगला है आपका शब्द कम बोलना सुखी रहना। कम बोलना सुखी रहना। कम शब्द और ज़्यादा शब्द, ठीक है। धीरे धीरे शब्द, तेज, ये वह तेज चल रही है, वह धीरे धीरे बोलती है। यहाँ धीरे धीरे शब्द जो है वह क्रिया विशेषण का परिमाणवाचक, ये नहीं, धीरे धीरे तो वो आपका रीतिवाचक हो जाएगा। कम खाओ, कम खाओ, यहाँ कम खाओ यानी कि यहाँ पे परिमाण बता रहा है, ठीक है। तो आपके क्रिया विशेषण के परिमाणवाचक में कुछ भेदों को उनके उदाहरणों के माध्यम से, उनके भेदों के बारे में अब आपको बताएंगे। इनके बारे में आपने जाना, जो मुख्य थोड़े शब्द जो उदाहरण सहित आपको बताए गए, जिनके उदाहरण दिए गए, जैसे कि वह उतना ही खाएगा जितना उसे भूख है। उतना और जितना, इतना क्यों बोलते हो, इसमें भी परिमाण की सूचना मिलती है। कम बोलना चाहिए, यहाँ पे परिमाण की
सूचना मिलती है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को दो निम्न भागों में बांटा गया है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को भी दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला जो भेद है ये है आपका क्रिया विशेषण का मूल क्रिया विशेषण, इसमें अधिकता का बोध कराने वाला, अधिकता का बोध कराने वाला जो होता है वह जैसे भारी, अत्यंत, बहुत बड़ा, भारी, अत्यंत, बहुत बड़ा, ये परिमाणवाचक के भेद है। न्यूनता बोधक शब्द कुछ हैं जैसे थोड़ा, प्रायः, कुछ, लगभग आदि शब्द। थोड़ा, प्रायः, कुछ, लगभग आदि शब्द। अब आपका जो है तीसरा है पर्याप्त, पर्याप्त बोधक, केवल, काफ़ी, ठीक, बस और ये सारे शब्द ये भी परिमाणवाचक के अंतर्गत आएंगे। तुलना बोधक कम, इतना, अधिक, उतना आदि परिमाण बोधक के अंतर्गत आएंगे। फिर श्रेणी बोधक यानी कि क्रमशः, थोड़ा थोड़ा आदि जो है ये उसके अंतर्गत आएंगे। अब इसमें जो है आपने चार भेदों के बारे में जाना, क्रिया विशेषण के चार भेद। एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति करवा देती हूँ चारों भेदों की। चार क्रिया विशेषण सबसे पहले वे शब्द होते हैं जिनको जो है जिनसे हम क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। और उसके बाद जो है उसके चार भेद हैं। सबसे पहला भेद है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है रीतिवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। अब आपको कालवाचक के बारे में बताएं कि वे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे क्रिया के करने के समय का बोध होता हो, ऐसे क्रिया के करने के समय की विशेषता जो बताता हो, ऐसे शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा भेद है आपका स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में वे शब्द आते हैं जो कि क्रिया विशेषण के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। क्रिया विशेषण के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले को स्थान सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरा है रीतिवाचक। इसमें क्रिया विशेषण के करने की, जब कार्य करने की शैली की विशेषता, कार्य करने की विधि की विशेषता के बारे में बताया जाता हो तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और चौथा है परिमाणवाचक। इसमें जो कार्य करने में का जो उसकी परिमाण यानी कि उस मात्रा संबंधी जो विशेषता बताता हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इन चारों भेदों के भी कुछ उपभेद थे जिनके बारे में आपने जाना, जिसके अंतर्गत इन शब्दों का प्रयोग होता है। अब आपको थोड़ा उदाहरण देती हूँ, जैसे कि आप आजकल ईमानदारी शेष नहीं रही। अब इसमें आजकल शब्द जो है वह क्रिया विशेषण का भेद है। आजकल शब्द जो है वह क्रिया विशेषण का भेद है। अब यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण देती हूँ जिसका हम अभ्यास करेंगे तो हमको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे खाली जगह है, हमको यहाँ क्रिया विशेषण भरना है। जैसे कितनी गंदी गली है, यह यहाँ पे यह शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो यह शब्द जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। यह कितनी गंदी गली है। दूसरा जो है घर के आगे, यहाँ पे हम शब्द भरेंगे आगे, आगे शब्द भरेंगे तो घर के आगे गाय बैठी है। यहाँ भी आप देखिए कि आगे शब्द जो है यह स्थानवाचक, स्थान की सूचना दे रहा है, स्थान संबंधी विशेषता की सूचना दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप भर सकते हैं आजकल। ये शब्द आप भर सकते हैं आजकल। यहाँ पे आजकल ईमानदारी शेष नहीं रही।
आजकल शब्द जो है स्थान सूचक क्रिया विशेषण के बारे में बताता है। आपने जाना कि क्रिया विशेषण के बारे में आपने क्रिया विशेषण में आपके 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के भेदों को हम क्रिया विशेषण को हम क्रिया की विशेषता जानने के लिए प्रयोग में लाते हैं और इनमें आपके कई शब्द आते हैं, जैसे कि यहाँ पे काल से सूचक है। काल मतलब आज, कल, परसों, दिन भर, ये सब जो है जो शब्द काल की विशेषता बताते हैं, इनका प्रयोग हम करते हैं। दूसरे में स्थानवाचक यहाँ वहाँ, इस ओर उस ओर आदि शब्द है। तीसरा जो है रीतिवाचक है, जिसमें कम खाओ ज़्यादा मत बोलो, ये सब जो है कम खाओ ज़्यादा मतलब वो धीरे धीरे चलती है, वह बहुत तेज दौड़ता है। ये जो है काम करने की रीति के बारे में बता रहा है। ठीक है, धीरे तेज ये सब शब्द जो है ये काम करने की रीति का बोधक होता है शब्द, ये रीतिवाचक के अंतर्गत आता है। और चौथा भेद है कम खाओ, अधिक, जितना भूख है उतना खाओ, ये जितना, उतना, इतना, कम, ज़्यादा, ये जो शब्द है ये सब शब्द जो है परिमाण बोधक के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार आपने आज क्रिया विशेषण के बारे में जाना। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।